आपको इसलिए लिखना ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और रियल टाइम सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। सिस्टम आर्किटेक्चर एक कॉन्सेप्चुअल मोटर होता है जो आपके सिस्टम के स्ट्रक्चर, बिहेवियर और डिफरेंट व्यूज के बारे में आपको बताता है। इसको आप कह सकते हैं एक तरह से नक्शा कह सकते हैं सिस्टम। आर्किटेक्चर आपको एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन देता है सिस्टम का, जैसे एक मैप आपको देता है। इसके स्ट्रक्चर, फॉर्मल डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ ही आपको उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर सिस्टम का ये भी रीजनिंग प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशन सबको पता है। इनपुटिंग क्या होता है? कोई भी डेटा आप एंटर कर रहे हैं प्रोसेस होने के लिए, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो आपका हो गया इनपुटिंग। दूसरा होता है स्टोरिंग क्या होता है? आप डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को सेव कर रहे हैं ताकि उसको रीडेबल रीडली अवेलेबल करवा सकें इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग के लिए जब भी रिक्वायर्ड हो। तीसरा प्रोसेसिंग पता है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस प्रोवाइड करवाना, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके होते हैं ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कंपैरिजंस, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब। एक सिस्टम लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे जो भी प्रोसेसेस आगे सपोर्ट करते हैं डेटा को, वो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट भी इसी की हेल्प से कर पाता है। आउटपुटिंग, जो डेटा आपने इनपुट किया था, प्रोसेस हुआ था, अब वो आपको एज ए इंफॉर्मेशन सामने आता है। ऐसे इंफॉर्मेशन कह लो या रिजल्ट कह लो। और कंट्रोलिंग क्या होता है? किसी भी सीक्वेंस को, मैनुअल को, कमांड को कंट्रोल करना, ऑपरेशन को कंट्रोल करना, ये सब आपका कंट्रोलिंग है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। कुछ इसका डायग्राम इस तरह होता है। नहीं, इसको देख पा रहे हैं यहाँ मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज कौन सा होता है? और सेकेंडरी स्टोरेज आपकी सेकेंडरी स्टोरेज रोम होती है। और कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट। बेसिक डायग्राम है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। इसमें सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट बेसिक है कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन, कमांड एंटर कर रहे हो, दे रहे हो उसको, ताकि आप कुछ आउटपुट ले सकें। तो ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट करता है। इंस्ट्रक्शंस यानी जो आप इनपुट दे रहे हो, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू। अब ये उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में हो, यानी जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर उसको समझ पाए। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। बाइनरी।
बाइनरी 0 और 1, बिल्कुल सही। अब कोई भी आप कमांड दे रहे हैं, अगर आप हेलो लिख रहे हैं तो उसको हेलो तो समझ आएगा नहीं, पर जब वो हेलो को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके इसके पास सेंड करेंगे तो इसको पूरा का पूरा मैसेज समझ आ जाएगा कि हेलो टाइप हो रहा है। तो हेलो का इनपुट आया तो इसको आउटपुट भी प्रिंट हेलो करवाना है। और इसके बाद ये फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको सीधा कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम के पास भेज देता है डेटा आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। क्या प्रोसेसिंग? आपने इनपुट ले लिया, इनपुट देने के बाद इसने उसको कन्वर्ट कर दिया कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में। कन्वर्ट करने के बाद अब ये डेटा आगे प्रोसेसर के पास जाता है। अभी तक प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद ही एज आउटपुट आपको मिल पाएगा। तो इनपुट यूनिट आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करती है ह्यूमन ऑपरेटर से, जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कम्युनिकेशन लाइन्स, इनकी हेल्प से ये एक्सेप्ट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ रिसीव होती है वो डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर होती है लेटर रेफरेंस के लिए या इमीडिएट यूज़ के लिए। मेमोरी में क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको कि अगर उस इंस्ट्रक्शन से, उस इंफॉर्मेशन से अगर फर्दर बाद में कोई यूज़ लेना है, अभी इमीडिएटली यूज़ लेना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में आपको स्टोर हो जाएगा। और वहाँ पे उस डेटा में अगर कुछ अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो भी वहाँ पर से ही होंगे। अगर मैंने कमांड दिया है 2+2 तो मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, लॉजिकल तो नहीं होगा, अरिथमेटिक होगा, क्योंकि मैं प्लस का एडिशन का कमांड दे रहा हूँ। तो एडिशन का कमांड अरिथमेटिक ऑपरेशन में जाएगा, वहाँ वो चेक करेगा दोनों वैल्यूज़ को, 2+2 आ रही है, उसके बाद वो परफॉर्म करके प्रोसेस करके मुझे एज आउटपुट आंसर 4 देगा। 5 तो नहीं दे सकता 2+2 का आंसर। है 5 तो नहीं दे सकता 2+2 का आंसर। फाइनली जो आपको रिजल्ट वापस मिलता है, रिजल्ट मिलता है आउटपुट यूनिट के थ्रू। जो आपका कीबोर्ड रहता है वो वायर्ड रहता है, और कीबोर्ड हमारे वायरलेस भी होते हैं, माउस भी वायरलेस होते हैं। कीबोर्ड, माउस, डेस्कटॉप सब वायरलेस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एग्री करते हैं सब इससे, फिर भी हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? कैसे रहते कनेक्टेड? कीबोर्ड और माउस वायर्ड होते हैं, पर ये भी वायरलेस होते जा रहे हैं। फिर भी ये आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं सिस्टम के साथ? देखते हैं, स्क्रीन भी वायरलेस होती जा रही है, तो ये आपस में कनेक्ट कैसे रहते हैं? सुन पा रहे हैं सभी लोग? जी सर। ये कनेक्ट कैसे रहते हैं आपस में, ये बताओ। जो आपका वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस है, वायरलेस स्क्रीन है,
ये सब कनेक्टेड किस सिस्टम से रहते हैं, क्या वो मैकेनिज्म है कि ये इनको कनेक्टेड रखता है सबको? बताओ। नहीं पता है, अच्छा। देखते हैं, वायरलेस माउस कीबोर्ड कुछ भी आता है तो एक छोटी सी यूएसबी आती है, बहुत छोटी सी यूएसबी, उसको हम कनेक्ट करते हैं, फिर एक छोटा सा सेटअप बटन होता है, कईयों में होता है, कुछ में नहीं होता। सेटअप के बाद आप अपने माउस को वायरलेसली, कीबोर्ड को वायरलेसली, स्क्रीन को भी वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं। पर यूएसबी से आपने कनेक्ट तो कर दिया, पर उस यूएसबी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है यूएसबी में और आपके डिवाइस के अंदर कि वो विदाउट वायर, यानी कि वायरलेस कनेक्ट हो जाता है? कोई तो कनेक्टिविटी होगी इनके बीच। और ये कनेक्टिविटी हम ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा अगर 20 मीटर 25 मीटर इस रेंज में अगर दूर चल जाते हैं तो आप उसको कनेक्ट भी नहीं, उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। देखा है क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। बता सकता है कोई? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से, एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहती है इनके बीच में, वायरलेसली कनेक्टिविटी प्रेजेंट रहती है इसकी वजह से, ताकि वो आपस में कनेक्टेड रहती है। जो आपकी यूएसबी आती है ना आगे उसमें, उसके अंदर ब्लूटूथ इनेबल्ड रहता है और वो सेम आपके डिवाइस में भी रहती है। कनेक्ट हो जाने के बाद वो दोनों ऑन होकर एक दूसरे से पेयर कर लेते हैं, उसके बाद ही आप इनको यूज़ कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक वेव जो जनरेट करता है वो ब्लूटूथ की हेल्प से ही करता है। अच्छा बताओ, एक वायर्ड वाला कीबोर्ड या माउस फास्टर रहेगा या वायरलेस वाला? वैसे बताओ, दोनों में से फास्टर कौन सा है, वायर्ड या वायरलेस? वायर वाला होगा सर। वायर्ड वाला रहेगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी, रेंज की भी कोई इशू इसमें नहीं है, क्योंकि जितना वायर का लेंथ है उतना ही आप उसको लेके दूर यूज़ कर सकते हो।
वायरलेस में अगर आपसे अगर सिस्टम दूर चला जाए या आप सिस्टम से दूर चले जाए तो आप उसको सबसे पहले तो वो लैग करना स्टार्ट हो जाएगा, उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे। वायर्ड वाले की स्पीड भी फास्ट रहती है। चलो वापस आते हैं इस पर। कीबोर्ड में जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो जो लेटर ए बी डी एफ जी एच जो भी आप की प्रेस कर रहे हैं वो डिजिट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होनी स्टार्ट हो जाती है कॉरस्पॉन्डिंग कोड के अंदर। कौन से कोड के अंदर, कौन से कोड में ट्रांसलेट होती है? कौन से कोड में ट्रांसलेट होती है? डेटा कौन से कोड में ट्रांसलेट होता है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कौन से इंस्ट्रक्शंस, कौन से कोड समझता है? बाइनरी। यस तो जो भी आप लेटर टाइप करोगे वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट। अब कैसे होता है? आपके नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 0 to 9। 0 to 9 तो आपके नंबर्स हो गए। तो अगर आप नंबर एंटर करोगे तो वो 0 से 9 के अंदर उनका बाइनरी कोड 0 1 0 0 1 1 1 1 इस तरह से फॉर्म में डिकोड होता है। पर जब बात अल्फ़ाबेट्स की आती है तो उनको कैसे डिकोड करेंगे? कि चलो नंबर के लिए तो हमारे पास है कि नंबर में 9 अगर है तो 9 में आ जाएगा 1 2 3 एक 8 नंबर का आ गया 1 और एक नंबर का आ गया 1, 4 और 2 0 0 रहे। तो 1 0 0 को हम कह सकते हैं 9। और फिर इन्हीं 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से 10 11 12 13 फर्दर आगे हम काउंटिंग करते हैं। पर अल्फ़ाबेट में ऐसा क्या यूज़ करें? देखो इसको ध्यान से समझना। जो बाइनरी कोड्स होते हैं वो 0 होते हैं या 1 होते हैं। ठीक है, 0 मतलब, 0 का क्या मतलब होता है? चालू ऑन 0 का मतलब होता है ऑफ। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ऑफ ऑन, ठीक है। अब प्लेस कैसे होती है? 2 की पावर 10 2 की पावर n से। 2 की पावर n मतलब अगर n आपका है n इक्वल्स टू 1 है तो 2 आपका क्या हो गया? 2 n इक्वल्स टू 2 तो वैल्यू क्या हो गई? 4। 4 उसी तरह n इक्वल्स टू 4 होने पे अब आपकी वैल्यू क्या हो गई? 16। तो इनको जो बिट्स फॉर्म में बांटा जाता है ना, जो आप कहते हैं ना 8 बिट 4 बिट 2 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट 128 बिट 256 बिट, वो बिट 2 की पावर n में बांटी जाती है। अब इसके अंदर जैसे अगर मुझे ऐड करना है नंबर्स, नंबर्स के मैं क्या रखूँगा? 8 के बाद 4, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है? 4। 2 की पावर 3 हो गई 8, 2 की पावर 2 हो गई 4, 2 की पावर 2 हो 2 की पावर 1 हो गई 2 और 2 की पावर 0 कितनी होती है? अगर आपका n इक्वल्स टू 0 है तो 2 की पावर क्या होगी यहाँ पे? 1 की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। अब
मुझे बताना है सम नंबर है मेरा, फॉर एग्जांपल मुझे नंबर रिप्रेजेंट करना है 9। तो इस फॉर्म के अंदर मैं 9 कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 0 और 1 के फॉर्म में। 2 raised to 3 plus 2 raised to 0. क्या? 2 raised to 3 plus 2 raised to 0. नहीं नहीं नहीं, देखो 2 की पावर n आपके बिट्स हैं, ये क्लियर है, ठीक है, ये बिट्स है। अब मुझे उस बिट फॉर्म को यूज़ करते हुए आपका जो नंबर है 9, उसको बाइनरी कोड में दिखाना है। बाइनरी कोड आपके क्या होते हैं? 0 1 होते हैं। अब अगर मुझे कोई नंबर का कॉम्बिनेशन एडिशन दिखाना है तो वो उस फॉर्म में रहेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? 8, अच्छा बताओ 9 का सम क्या बनता है? 8 प्लस 1 9, यही होता है। 8 में 1 प्लस करेंगे 9 बनेगा। तो यहाँ 1 8 के प्लेस पे, यानी 8 हुआ ऑन। जो 4 वाली है उस पे 0, 2 पे 0 और 1 पे 1। तो मेरा 9 का बाइनरी कोड क्या बन गया? बाइनरी डिजिट क्या है मेरी 9 के लिए? 1 0. 1 0 0 1। इसको फर्दर अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, 64 32 16 28, ये अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ आएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये 0, ये भी मेरी बाइनरी कोड ही है, ये भी बाइनरी डिजिट में है। रिप्रेजेंट तो वही कर रहा है नहीं, यही कर रहा है रिप्रेजेंट, कुछ अलग तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये सब 2 की पावर है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यही सब है। अच्छा बताओ, अगर नंबर है मेरा 31, अब मेरा बाइनरी कोड क्या होगा? अगर नंबर है मेरा 31 नंबर मुझे रिप्रेजेंट करना है बाइनरी। 0 0 0 1 1, लास्ट में 5 1. देखो 0 0 पहले 3 0, उसके बाद 0 1. 0, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1, सब जगह यहाँ पे 1, कितने हो गए? 16 8 24. 24, अब 24 में 4 24 4 28 और 28 में 9 30 और 30 और 1 31 बन गया। ये आपका बाइनरी कोड, बाइनरी डिजिट नंबर 31 के लिए हो गई। तो अगर आपको 31 रिप्रेजेंट करवाना है, आप कमांड देते हैं 31 का, तो कंप्यूटर उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये कन्वर्ट करने के बाद वो फर्दर उसको आगे भेजेगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 वाली स्टेट ऑन है, 2 वाली ऑन है, 4 ऑन है, 8 ऑन है, 16 ऑन है, पर बाकी जो है बिट्स वो ऑफ है। अब इस कंडीशन में देखें, नंबर 9 के कंडीशन में तो 1 था ऑन, 2 ऑफ, 4 ऑफ और 8 ऑन, यही था। अब मैं कह रहा था कि 0 to 9 तो आप नंबर कर लिए, ठीक है। अब जब इनको डिकोड करना पड़ता है अल्फ़ाबेट्स को, यानी कि A to Z, इसको कैसे करेंगे? वो अल्फ़ाबेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे?
और जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी A to Z 26 होते हैं। अब इनको 26 को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कैसे करते हैं? हमने देखा आपकी जो IPv6 होती है उसके अंदर 0 to 9 नंबर और ए से F तक डिजिट अल्फ़ाबेट्स दी जाती है। और वो अल्फ़ाबेट क्या सिग्निफाई करती है पता है किसी को? अगर मुझे चाहिए ए का बाइनरी, ए को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? देखो आपका नंबर 0 to 9 तो इस तरह से बन गया, इन चार में इस तरह से बन गया, 0 तो सारे 0 में 1 तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक यहाँ बन गए, ठीक है। अब नंबर इतने ही हैं 0 to 9, और उसके बाद इनके आगे पीछे करके ऐड करके उस तरह बनता है। अल्फ़ाबेट कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 10 से शुरू होता है। क्या? 10 से शुरू। बिल्कुल अल्फ़ाबेट आपके उसके नेक्स्ट से स्टार्ट होंगे, 10 से 11, सी का 12, इस तरह से जेड तक रहेंगे। अब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से मुझे बताओ, मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर एफ इन बाइनरी, तो मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसे बाइनरी में? क्या कोड रहेगा? बाइनरी कोड क्या रहेगा एफ के लिए? 15। पहले 5 0 बाकी 4 1 है। पहले 5 0 बाकी ठीक है, बाकी 5 0, 5 0 या 4 0? 4 4 0 4 0 और 4 1। और फिर 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 2 14, और 14 प्लस 1 15। हो गया? आ गया? सबको क्लियर है ये? नीचे वापस चलते हैं। यहाँ पे ये जो कोड आप कीबोर्ड से एंटर करते हो कैसे कन्वर्ट हो रहे थे अभी आपने देख लिया। और जो दूसरे काइंड के ऐसे होते हैं जैसे जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माउस पॉइंटर, स्कैनर, ये सब। मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट आपकी बेसिक काम है उसका प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करना। उसमें भी दो तरह की होती है डिवाइसेस, प्राइमरी जो आपकी रैम, और सेकेंडरी जो आपकी क्लियर है। सेकेंडरी स्टोरेज जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो नॉन वोलेटाइल होती है, जिसके अंदर आपका डेटा परमानेंटली सेव होता है, वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिस्क। प्राइमरी मेमोरी यूनिट आपकी मेन मेमोरी यानी कि रैम, इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर सेल्स होते हैं जो इसको आपकी डेटा स्टोर, इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है। ये जो सेल्स होती हैं ये एक ग्रुप में प्रोसेस होती है फिक्स साइज की, इसको हम n बिट्स कह सकते हैं। n बिट्स कैसे? अभी आपने देखा n, ये n क्या है? 2 की पावर n वाला बिट। मेन मेमोरी इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है कि हर वर्ड का कंटेंट इसमें स्टोर किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके एक बेसिक ऑपरेशन में। कोई डेटा एक्सेस करने के लिए एक डिस्टिंक्ट एड्रेस होता है हर वर्ड का,
हर लोकेशन पे वो इसमें स्टोर होता है। डेटा और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में ही सबसे पहले एंटर करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। क्यों प्राइमरी मेमोरी में क्यों एग्जीक्यूट करेंगे सबसे पहले, सेकेंडरी स्टोरेज में क्यों नहीं करेंगे? क्यों सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूशन होगा और सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होगा? सुन रहे हैं सभी? कोई भी डेटा या प्रोग्राम सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए प्राइमरी मेमोरी में क्यों जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में क्यों नहीं जाता? जल्दी जल्दी। जो हमारी मेन मेमोरी जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है उसकी मेमोरी को अनलोकेट करता है आपका रैम, यानी मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी करती है। तो जो एग्जीक्यूशन भी होने हैं वो सारे सबसे पहले आपकी मेन मेमोरी में जाते हैं, वहाँ वो एप्लीकेशन सर्च करते हैं, उसको एलोकेट करवाते हैं मेमोरी, और फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज से उसको ग्रैब करके फिर स्टार्ट करते हैं। यही होता है। जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं हर वर्ड में उनको वर्ड लेंथ कहते हैं, और ये 16 to 64 बिट्स में वेरी कर सकता है। फास्ट मेमोरी होती है, एक्सपेंसिव होती है। एक वर्ड को एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं, और ये 10 नैनो सेकेंड से 100 नैनो सेकेंड होता है। ये टाइम फिक्स्ड होता है और इंडिपेंडेंट होता है लोकेशन के लिए, मतलब कहीं भी ये टाइम की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। अब प्रोसेसर यूनिट, प्रोसेसर यूनिट आपके कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है, दिल है। इसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये प्रेजेंट होते हैं। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें क्या होता है, ये एक डिजिटल सर्किट है जो आपके जितने भी इंटीजर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इस तरह के ऑपरेशंस रहते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट में। कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? अभी शुरुआत में हमने देखा था and or not yet एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, एंड, और, नॉर, एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। जो ALU आपका होता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपकी CPU का, क्योंकि जितने भी आगे प्रोसेसेस परफॉर्म होने होते हैं, स्टार्ट होने होते हैं, वो सारे इन्हीं की हेल्प से स्टार्ट होते हैं, आगे क्रिएट भी ये करते हैं। मोस्ट कंप्यूटर ऑपरेशन, मोस्टली जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशन होते हैं उनमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो ALU से ही होता है प्रोसेसर में। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी दो नंबर मेन मेमोरी में ऐड करने हैं तो वो सबसे पहले ऑपरेंड्स यानी वो नंबर्स अरिथमेटिक यूनिट में लेके जाएंगे जहाँ पे उसका एडिशन होगा। अगर सब्ट्रैक्शन करने होते तब भी यहीं आते, और यहाँ पे अब एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन आगे बढ़ता। रिजल्ट को वो मेमोरी में स्टोर करते हैं और फिर प्रोसेसर को रिटेन करके इमीडिएट आंसर प्रोवाइड करते हैं। ये एक नोट है कि जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मेन मेमोरी में वो प्रेजेंट हो। प्रोसेसर में नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रजिस्टर्स।
ये रजिस्टर्स आपकी प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं और ये टेम्पररी स्टोरेज के भी काम आते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेंड्स के लिए। हर रजिस्टर एक वर्ड ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है और एक्सेस टाइम रजिस्टर का रहता है 5 to 10 टाइम्स फास्टर देन द एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी। मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना था? 10 नैनो सेकेंड से 100 नैनो सेकेंड, इससे 5 to 10 टाइम्स फास्टर रहता है रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट आपके जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है बाकी सभी कंपोनेंट से कंप्यूटर के। जो भी ऑपरेशन यूनिट होते हैं वो कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है, एक तरह की नर्व रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जो भी सिग्नल आगे ट्रांसफर होंगे उनको भी यही कंट्रोल करता है अदर यूनिट से। एक टाइमिंग सिग्नल देता है जिससे इनपुट आउटपुट ट्रांसफर आपके जनरेट हो रहे हैं कंट्रोल यूनिट में, और इसमें सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स भी जनरेट होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स क्या? जो इनपुट आउटपुट आया है, जिस यूजर से मांगा गया है, जिस सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन में जाएगा तो उसको सिंक्रोनाइज करने का सारा काम भी कंट्रोल यूनिट करता है। अगर वर्ड की कोई फाइल आई है, वर्ड का कोई इनपुट आया तो उसका आउटपुट वर्ड में जाके मिले, पीपीटी का आया तो पीपीटी में जाके मिले, कैलकुलेटर से मांगा है तो कैलकुलेटर से मिले। इंटरप्रेटिंग और एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता है सिलेक्ट करके। कंट्रोल यूनिट आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करता है, उनका ऑर्डर मेंटेन करता है और डायरेक्ट ऑपरेशन प्रोवाइड करता है इंटायर सिस्टम में कोऑर्डिनेट। कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूजुअली आपके फास्ट होते हैं बाकी सभी कनेक्टेड डिवाइसेस से कंप्यूटर सिस्टम के, क्योंकि इनका काम प्रोसेसिंग का बहुत डेलिकेट और यूजफुल काम है। ये जितनी जल्दी अपना काम पूरा करेंगे, अपने ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे, उतना ही फास्ट आपका प्रोसेसर कहलाएगा। इससे क्या होता है, ये सिंगल प्रोसेसर इनेबल करते हैं जो कि आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि वीडियो, टर्मिनल्स, मैग्नेटिक टेप, डिस्प्ले सेंसर, डिस्प्ले, मैकेनिकल कंट्रोलर्स, जो कि थोड़े स्लोअर होते हैं प्रोसेसर से। आता है आउटपुट। इनपुट में आपने देखा था डेटा, आप देखते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, फिर आगे फर्दर प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस होने के बाद जो डेटा मिलता है प्रोसेसर की हेल्प से वो लास्ट में आपका आउटपुट यूनिट में होता है। आउटपुट डिवाइसेस आपकी बाइनरी डेटा करते हैं कंप्यूटर से और फिर उसको वापस डिकोड करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ हमने देखा था आपका जो डेटा था ये आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, आपने नहीं कंप्यूटर ने बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको आगे कंप्यूटर को भेजा, पर मैं चाहता हूँ इसको अब डिकोड करना। डिकोड कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास है बाइनरी डिजिट अब मैं इसको डिकोड कैसे करूँगा? क्या बन रहा है, इसका आउटपुट क्या बन रहा है? क्या बनेगा इसका आउटपुट? बता सकता है इसका आउटपुट क्या बनेगा?
तो का 151 151 151 यस पक्का 151 श्योर हो 151 ही बनेगा 163 160 163 बनेगा ना कैसे बनेगा चलो इसको यहाँ से डिकोड करते एक हैं यहाँ से डिकोड करते हैं पहले प्लेस क्या है 1 फिर 0 फिर 1 0 0 1 और इस हिसाब से इसका आउटपुट क्या बन रहा है 128 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1 तो ये अल्टीमेटली आउटपुट क्या आ गया इसका रिजल्ट 160 क्लियर है तो जिस फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन पहले दी थी बाद में उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर ने समझा उसको आगे प्रोसेस किया प्रोसेस करने के बाद वापस आपको आउटपुट में जो बाइनरी डेटा है वो तो दे नहीं सकते बाइनरी डेटा अगर आपको मिल गया तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन इस केस में आउटपुट डिवाइस आपको लास्ट में सब कुछ कन्वर्ट करके देता है रिजल्ट आपको डिकोडेड ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है जो भी रिजल्ट आता है या जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है उसको एक्सेप्ट करता है जो कोडेड फॉर्म में रहता है और उसको इजीली हम तो अंडरस्टैंड कर नहीं सकते अगर एक नॉर्मल आदमी जिसको कुछ पता नहीं है बाइनरी कोड्स बिट्स डिजिट्स इन सब के बारे में तो वो तो समझ नहीं पाएगा उसके लिए क्या नेसेसरी है कि वो जो कोड है उनको ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में या रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कन्वर्जन प्रोवाइड करता है रिजल्ट का और आपको आउटपुट देता है वीडियो प्रिंट के फॉर्म में डिस्प्ले पे किसी तरह से ठीक है क्लियर है चारों इनपुट यूनिट मेमोरी यूनिट में दो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी फिर प्रोसेसिंग यूनिट में आपका ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट और लास्ट आउटपुट यूनिट कोई डाउट किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है क्या प्रॉब्लम आई खाली में क्या प्रॉब्लम है सर इसमें स्क्रीन शेयर नॉट सपोर्टेड बता रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या बता रहे हैं स्क्रीन शेयर नॉट सपोर्टेड काली में हाँ दिखाना एक बार स्क्रीन शेयर करना
फायरफॉक्स में अथॉरिटी उसको गिवन नहीं है, फायरफॉक्स में उसको अथॉरिटी गिवन नहीं है, या तो वहाँ पे सामने वाले के तुम सेटिंग्स में चेंज करो। क्या सर? सामने वाले सिस्टम के या तो सेटिंग्स में चेंज करो, सेटिंग्स में उसकी वेबकैम एक्सेस और माइक्रोफोन एक्सेस, अगर स्क्रीन शेयर कुछ है तो वो एक्सेस वहाँ पे सेटिंग्स देखो, उसको अनेबल करो। नहीं होती है तो उसकी अथॉरिटी में परमिशन दो उसको, सी एच मोड की, वो रीराइट की आएगी। विंडोज 7 की ऐसी वो सिस्टम तो उसमें करना पड़ेगा ना ये सब सेटिंग? हाँ, विंडोज 7 के उस सिस्टम में करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट? कंट्रोल यूनिट में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? कंट्रोल यूनिट में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं मतलब? बताओ, कंट्रोल यूनिट में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? क्या करता है कंट्रोल यूनिट? बताओ, क्या करता है कंट्रोल यूनिट? बताओ बताओ। जितने भी आपके सिस्टम में ऑपरेशंस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट ट्रांसफर में भी ये टाइम सिग्नल जनरेट करता है, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स को भी जनरेट करता है। कोई भी इशू आता है उसको इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। यही काम होता है कंट्रोल यूनिट का, कोऑर्डिनेट करना, प्रॉपर्ली सब कुछ मैनेज करना। सुन पा रहे हैं सभी? सुन पा रहे हैं सभी? एएलयू में क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में? क्या होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में? एंड और नॉट अधिक सब गेट आते हैं, एयर गेट, नॉट गेट। अरिथमेटिक में जितने भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और लॉजिकल में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट, एक्सऑर, एंड, और ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस।